हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी का इस चैनल निशा पीसीएम एक्सपर्ट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। खासकर सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 जिन बच्चों का इस समय कंटेंट यहाँ इस चैनल के माध्यम से मेरे द्वारा लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ाया जा रहा है, जो भी सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के बच्चे हैं उनके लिए ये कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों, जो भी इस वीडियो को देखे, अगर कुछ सुधार की जरूरत है तो उसको कमेंट करें, और यदि सारी चीजें ठीक है तो अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, अपने रिलेटिव्स के बच्चे जो भी जिसके पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर करें, जिससे कि बस मेरा एक ही टारगेट है कि ये कंटेंट ऑल इंडिया घर बैठे दूर दूर तक के सभी बच्चों के पास बराबर पहुंचे और सबको इस चीज का फायदा मिल सके। इसके बाद बच्चों, आपको इस चैनल को निशा पीसीएम एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना है, जो कि मेरे लिए एक सपोर्ट मिलेगा, और बगल में लगी हुई बेल आइकन की घंटी को भी दबा देना है, जिसकी वजह से कि मैं अब से लेके बोर्ड पेपर से लेके अगले आने वाले दिनों तक जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए और आप उसका फायदा ले सकें। इसी के साथ बच्चों, मैंने पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक एलिमिनेशन बेस्ड वीडियो की बात की थी, और उनके जो क्वेश्चंस थे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, इजी से इजी, आर.एस. अग्रवाल बुक के हम लोगों के द्वारा फिनिश किए गए थे। अब उस सीरीज में आर.एस. अग्रवाल की हम लोगों के द्वारा, जो कि एक बहुत ही कॉमन बुक है, ज्यादातर सीबीएसई बोर्ड जो भी क्लास 10 के एक मॉडरेट लेवल की बुक है, और मैंने अपने 10 साल के करियर में इसी बुक को बच्चों को पढ़ाया है, और वहां से बच्चों ने 80 में 80 मार्क्स गेन भी किए हैं, क्योंकि एक ऐसी बुक है जो कि एक मॉडरेट लेवल की बुक है, जहां से मोस्टली हर टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाता है। बच्चों, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का जो मेरा टॉपिक होगा उसका नाम होगा हाइट एंड डिस्टेंस। क्या टॉपिक का नाम होगा मेरे बच्चों? हाइट एंड डिस्टेंस। आज हम लोगों के द्वारा आपको हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है उसको मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, जो कि एक ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है। हाइट एंड डिस्टेंस मीन्स यूजेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आप इस चैप्टर का नाम ये भी कह सकते हैं यूजेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमेशा की तरह जो भी हाइट एंड डिस्टेंस होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो का यूज यहाँ पे कैसे लेते हैं, जो जो चीज की मुझे जरूरत है उन चीजों को सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, और देन उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो उससे क्या होगा कि जब आपको सॉल्व करना होगा तब किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कहीं भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब होता है, हाइट का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये कहीं से कोई भी आदमी ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, और ये मेरा ग्राउंड है, आप समझ रहे होंगे। यहाँ से अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे उड़ रहा है, बर्ड है, एरोप्लेन है, फ्लाइट है, कोई कुछ भी ऐसे उड़ रही है, और अगर हम लोग इस डिस्टेंस को वर्टिकल को मेजर करना चाहें तो उसको हम लोग अपने ओन सिंपल लैंग्वेज में हाइट के नाम से कहते हैं। और जो भी ये ऑब्जेक्ट होगा, इसको मान लीजिए कोई सीधा 90 डिग्री पर खड़ा होगा तो देख नहीं पाएगा, तो उसको देखने के लिए ग्राउंड के जो ये हाइट का पॉइंट है उसके जस्ट नीचे से या तो वो इधर की तरफ मूव करे या तो इधर की तरफ बच्चों मूव करे। किसी भी डायरेक्शन में जब भी मूव करेगा, मान लीजिए उसने इधर से इधर की तरफ इतनी दूर मूव किया, तो आप इससे क्या बोलोगे? तो आप कहोगे कि सर इतनी डिस्टेंस मूव किया। तो हम इसी चीज को डिस्टेंस कहते हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। वो उसने कितना मूव किया या उसकी कितनी हाइट है, अगर हमें कुछ चीजें दी रहेंगी तो हम लोग इजी वे पे कैलकुलेट कर पाएंगे, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करके, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट को यूज करते हुए। इसीलिए इस चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंस रखा गया है। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ पा रहे होंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस की सिंपल मीनिंग क्या होती है। इसके बाद बच्चों, यहाँ पे जब कभी भी आप
नीचे से मैंने बताया कि अगर आप यहाँ पे होंगे, जो मेरा ऑब्जर्वर है ग्राउंड में कहीं पे नीचे होगा, अगर मान लीजिए एग्जैक्ट 90 डिग्री पर है तो उसके वो चीज सर पर होगी, और जब सर पर होगी एकदम से तो वो चीज वो देख नहीं पाएगा, तो उसको या तो लेफ्ट जाना पड़ेगा या तो राइट जाना पड़ेगा। वो या लेफ्ट जाए चाहे वो राइट जाए, किसी भी डायरेक्शन में जाएगा तो आप देख पाओगे ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ है, ये मेरा नीचे ग्राउंड है, ठीक है। ऑब्जर्वर अगर इधर की तरफ जाएगा तो यहां से इस चीज को वो देखने की कोशिश करेगा। जब इस चीज को देखने की कोशिश करेगा तो ऑब्जर्वर का इस जो ग्राउंड है, जो बेस है, उसके साथ एक एंगल बनता हुआ नजर आएगा। ये एंगल मार्क मैं कर रहा हूं, ये एंगल आपका बनता हुआ नजर आएगा। आप ध्यान से देखेंगे ABC, ये एंगल पर वो इस चीज को देखने की कोशिश करेगा, और इसी एंगल को जो आपका बेस ग्राउंड के साथ जब आप नीचे खड़े होते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को जो समथिंग हाइट पर ऊपर उड़ रहा है आप देखने की कोशिश करते हैं, जो एंगल बनता है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में हाइट एंड डिस्टेंस में, इसका नाम एंगल ऑफ एलिवेशन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बच्चों? एंगल ऑफ एलिवेशन। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे एंगल ऑफ एलिवेशन का क्या मतलब होता है। इसी प्रकार से अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऑब्जर्वर होगा तो कोई निग्लिजिबल हाइट का तो ऑब्जर्वर होगा नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें ये बता दिया जाता है कि ऑब्जर्वर की हाइट कितनी है, दूसरी बार कभी ये नहीं बताया जाता कि ऑब्जर्वर की हाइट कितनी है। तो जहां पे दिया रहेगा वहां तो हम एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर या मीटर में कुछ भी यूनिट हो सकती है, लेकिन जहां पे हाइट नहीं दिया रहेगा हम मानकर चलेंगे कि ऑब्जर्वर की जो हाइट है वो 0 है, निग्लिजिबल है। कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 0 है। तो आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा, अभी आपका ऑब्जेक्ट ऊपर था और आप नीचे थे और आपने उस चीज को देखा और जो ग्राउंड के साथ एंगल बना उसे आपने एंगल ऑफ एलिवेशन नाम दिया। अब इसके अपोजिट हो सकता है कि आप पता लगा किसी टावर के ऊपर चढ़े हुए हो, किसी माउंटेन के ऊपर चढ़े हुए हो और कोई चीज वहां से नीचे देखने की कोशिश कर रहे हो, तो नीचे देखोगे तो 90 डिग्री पर तो देख नहीं पाओगे। सेम कंडीशन वहां पर भी होगी कि आपको अगर देखना होगा तो क्या करना होगा कि ऊपर से कुछ एक ऐसे एंगल पर देखने की कोशिश करना पड़ेगा जो या तो 90 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। चाहे वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करके देखना पड़े चाहे राइट, वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट है कि राइट है। तो जब आप देखोगे इस तरह से तो आप देख पाओगे, तो आप कहोगे कि सर अगर हम लोग यहाँ, मैं अब यहाँ बैठा हूँ, जो मेरी पोजीशन है मेरे प्यारे बच्चों वो मेरी कहाँ है? आप कहोगे कि सर हम ऊपर है और जिस चीज को हमको देखना है वो मेरे, ये मैं बैठा हूँ, ऑब्जर्वर ये यहाँ बैठा है जिसको देखना है, और ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे नीचे है जिसे आपको देखना है। ठीक है, जब आप ऊपर से नीचे देखोगे तब भी यहाँ पर एक एंगल जनरेट होगा, ये एंगल जनरेट होगा आप लोगों को प्यारे बच्चों, ये एंगल जनरेट होगा। ठीक है, और इस एंगल का नाम होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, जब आप ऊपर से नीचे देखोगे तो जो एंगल हमारा बनेगा बेस के साथ उसे किस नाम से जानेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, नीचे से ऊपर देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। और ये हमारा नीचे के लिए बेस था, ये हमारा ऊपर के लिए बेस होगा जिसके साथ एंगल बनता हुआ नजर आएगा। 100% किसी भी क्वेश्चन में ये दोनों चीजें एक दूसरे के पैरेलल ही होंगी। आप इतनी बात समझ लीजिएगा, जब ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी, आप देख पा रहे होंगे कुछ ये कंडीशन हमारी बन रही है और ये इस तरह से ये हमारा एक लाइन बन पा रही है, आप देख पा रहे होंगे। तो बच्चे समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूं कि जहां भी हमारा जेड बनता है दो पैरेलल लाइंस के बीच, वहां पर जो ये एंगल होता है और ये एंगल होता है वो आपस में इक्वल होते हैं, बिकॉज बोथ एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स, बोथ एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स। तो अगर आप ध्यान से देखें कि जब ऑब्जर्वर ऊपर है ऑब्जेक्ट नीचे है तो ये एंगल बन रहा है, और जब ऑब्जेक्ट नीचे है ऑब्जर्वर ऊपर है तो ये एंगल बन रहा है। आप देख रहे हैं, अभी हम लोगों ने मेंशन किया नीचे वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है, ऊपर वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन है। किसी भी कंडीशन में
हाइट एंड डिस्टेंस में हमेशा ये दोनों आपस में पैरेलल होती हैं। ये हमारी कटिंग लाइन टाइप बनती है जो कि एक जेड बना रही है। जहां भी जेड बनेगा ये दोनों हमेशा अल्टरनेट एंगल बनेंगे। इसीलिए ये बोला जाता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन की जो वैल्यू होती है हमेशा वो एंगल ऑफ एलिवेशन की जो वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों वो हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल होती है। आप ध्यान से सुन लीजिएगा क्यों होती है। बिकॉज आप देख पा रहे जेड शेप बन रहा है। बोथ आर किस कैटेगरी के एंगल हैं? अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो जब अल्टरनेट एंगल होते हैं, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, तो इन दोनों की भी वैल्यू आपस में इक्वल होगी। आप देख पा रहे होंगे कि हमने हाइट एंड डिस्टेंस में जाना क्या एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, किसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, किसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, और किस तरह से इन दोनों की वैल्यूज आपस में इक्वल होती है। इसके बाद हम लोग इसी चैप्टर में और भी कुछ जानने की मेरे प्यारे बच्चों कोशिश करेंगे कि क्या कैसे चीजें होती हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, क्या क्या तुमको जरूरत पड़ेगी यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो सबसे पहली बात मेरे प्यारे बच्चों आपको ध्यान से समझना है कैलकुलेशन में कि आपको जो tan है उसकी वैल्यू कंप्लीटली क्या होना चाहिए? लर्न होना चाहिए। tan की, tan में तीन वैल्यू तो वेरी इंपॉर्टेंट है, tan 30, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री। ये तीनों आपको ओरली लर्न होना चाहिए। नहीं है तो आप अभी देख लीजिए कि इनकी हमें हर बार जरूरत पड़ेगी। मैं फिर बता दूं, कैटेगरी दूं तो आपका 80% क्वेश्चन में tan लगेगा। यही तीन वैल्यू लगेंगे, tan 30, tan 45, tan 60 लगेगा। 20% क्वेश्चन में आपका साइन लगेगा और कास लगेगा। अब आप कहोगे कि सर फिर कोसेक से काट कहाँ चला गया? तो बच्चों यहाँ कोसेक से काट का किसी भी क्वेश्चन में शायद ही एक आध क्वेश्चन में काम लग जाए, वरना किसी भी क्वेश्चन में काम लगने वाला नहीं है कोसेक का, सेक का, काट का। क्योंकि हम लोग बच्चों जो जरूरत है यहाँ पे वो मैंने आपको बता दिया। जब अभी मैं इसके क्वेश्चन इन्हीं के आधार पर कराऊंगा तो आपको लगेगा कि यस जो आपने बताया वही करके दिखाया। tan 30 की वैल्यू मैं एक बार फिर, ये मेरा आप लोगों के लिए रिकॉल है, मैंने टेबल बनाना सिखाया था कि tan 30 की वैल्यू बच्चों 1/√3 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। पता होगा मैंने पिछले दिनों बताया था। sin 30 1/2 होती है, sin 45 1/√2 होती है, sin 60 √3/2 होती है, cos 30 1/2 होती है, सॉरी cos 30 √3/2 होती है। 1/2 मैंने बाई मिस्टेक लिख दिया। और cos 45 1/√2 होती है और cos 60 1/2 होती है। आप देख सकते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स में यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस में जिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मुझे जरूरत है उनके बारे में मैंने बताया कि आपको ध्यान रखना कि किन क्वेश्चंस में कितना कितनी चीजों की हमको जरूरत पड़ेगी। तो 80% में tan लगेगा, 20% में साइन कास लगेगा। साइन कास में कौन से एंगल लगेंगे? 30 45 60, 30 45 60। आप लोग इसको बिल्कुल से याद रखेंगे। मैं पहले ही आपको बता दूंगा कि हमको क्या क्या जरूरत लगेगी और उतना ही बेस मानते हुए मैं पूरा क्वेश्चन फिनिश कर दूंगा। आप इस बात की बिल्कुल मैं गारंटी देता हूं। ओके, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के सवाल होंगे जगह जगह पर हमको एक चीज की जरूरत लगेगी अपने आंसर को मैच कराने के लिए, रेशनलाइजेशन। आप ध्यान से सुन लीजिएगा, रेशनलाइजेशन सिंपल से बिना इसके आपके आंसर नहीं मिलेंगे। आंसर सही भी हो जाएंगे तो आंसर मिलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको जगह जगह क्वेश्चन में यहाँ रूट ही रूट आपको दिखाई दे रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो जब रूट जगह जगह पे दिखाई दे पा रहे हूं आपका डिनोमिनेटर में रूट आएगा। तो रेशनलाइजेशन का मतलब होता है टू रिमूव या एलिमिनेट सर्ड फ्रॉम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में जो भी हमारी सर्ड होती है या जो स्क्वायर रूट होता है उसको गायब कर देना है। क्या कहलाता है? रेशनलाइजेशन कहलाता है। उसके लिए मैंने बताया था कि हमेशा दो तरह की चीजें मिलेंगी।
जैसे कि एक में आपका मोनोनोमियल टर्म्स मिलेगा, जैसे उसने लिख दिया कि भैया 2/√3 से रूट हटाने की कोशिश करो। एक ये हमारे मोनोनोमियल है, डिनोमिनेटर में एक सिंगल टर्म है, मोनोनोमियल है, आप देख रहे होंगे एक टर्म है। और एक हो सकता है यही चीज कि ऐसे हमारा बाइनोमियल मिल जाएगा। दो ही कैटेगरी के सवाल आएंगे, इसकी भी पूरी गारंटी है। ये वही मोनोनोमियल सवाल है, बहुत क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। ये क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू में 1 नंबर का पूछा जाता है मोनोनोमियल का, और ये क्वेश्चन हमारा 4 नंबर तक का पूछा जाता है बाइनोमियल टर्म्स का, हाइट एंड डिस्टेंस से। आप ध्यान से सुन लीजिएगा। तो ये वाले हमारे कैटेगरी में 20% में आएगा, और ये हमारा आंसर मिलाने के लिए 80% में आएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा 1 मार्क्स का बनेगा, वो हमारा 4 मार्क्स का बनेगा, जहां पे स्क्वायर रूट मोनोनोमियल का नीचे आएगा, जहां पे बाइनोमियल का आएगा। ऐसे सवालों की कैटेगरी होगी। तो अगर आप इसको हटाओगे तो जो भी रूट में रहेगा उसको आपको ऊपर नीचे क्या कर देना है मेरे प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देना, और कुछ नहीं करना। जितना भी रूट में ऊपर नीचे इंटू कर देना, बस काम खत्म। जैसे ही आप करोगे तो ऊपर तो वही लिख जाएगा, लेकिन नीचे वो चीज से 2 बार इंटू हो गया तो रूट गायब हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर कहीं पर भी वैल्यू आपकी पॉइंट में देता है तो यहाँ पे चूंकि हमारे √2 और √3 दो वैल्यू आती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्क्वायर रूट, अब मैं यहां नहीं पढ़ाऊंगा कि √2 कैसे निकालते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.414 मानी जाती है, और √3 की वैल्यू 1.732 मानी जाती है। क्योंकि यही दोनों आना है, तो अगर कहीं पे जरूरत लगती है कि अगर उसने कहा कि डेसिमल में 2 डिजिट तक निकालो, यहां से वो सेटिस्फाइड नहीं है, देन आपको क्या रखना पड़ेगा, वैल्यू रखना पड़ेगा। और बाइनोमियल टर्म्स में जब कभी भी रूट हटाना पड़ेगा तो आपको ध्यान से देखना है कि जो भी यहाँ पे रूट में होगा, जैसे यहाँ 2 + √3, तो इसका अपोजिट साइन जो भी बनेगा, जो भी यहाँ होगा, 5 + √3 हो सकता है, √3 + 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता है क्या वहां क्वेश्चन में आएगा। उसके अपोजिट साइड से जो भी डिनोमिनेटर में होगा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। कान खोल के सुन लीजिएगा, हर क्वेश्चन में हम लोग ये करने की कोशिश करेंगे। उसके हम लोग अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे हमेशा इसीलिए मल्टीप्लाई करते हैं कि ये चीज हमारी क्या बन जाए, a + b बन जाए, और ये चीज हमारी क्या बन जाए, a - b बन जाए। और इसको मैं शुरू दिन से ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जब से पढ़ा रहा हूं कि बहुत ज्यादा जरूरत है। इसकी वैल्यू क्या होगी, a² - b²। तो बच्चे समझ रहे होंगे कि सर ऊपर तो वही हो जाएगा 2 × 2 - √3 अपन a² मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस b² मीन्स √3 का स्क्वायर। a² का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 2 का स्क्वायर माइनस b मतलब √3 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। ये कितना आ जाएगा 1। तो आपका जो फाइनल आंसर बना 2 × 2 - √3, दैट इज योर फाइनल आंसर। आप देख पा रहे हैं कि नीचे से जो हमारा रूट था 2 + √3 वो गायब हो गया। किस प्रकार से गायब हो गया, बाय द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन। मैं फिर बता दूं, जितना इजी लैंग्वेज हो सकती है सब्जेक्ट की, उतनी इजी लैंग्वेज में हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि कोई भी कमजोर से कमजोर बच्चा और जो जिसकी मैथ अच्छी है वो भी बच्चा इसको देखने की कोशिश करेगा। बिल्कुल एकदम बहुत ही अच्छे से सारी चीजों को वो समझ पाएगा कि किस तरह से हमको मैथ को एक प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, जिसकी वजह से मैथ आती है। अगर आपने एक क्वेश्चन यहाँ से लिया, एक क्वेश्चन वहां से लिया, आप हर क्वेश्चन में अटकोगे, किसी दूसरे की हेल्प लोगे, आपको लगेगा कि मैं तो आ गया। क्योंकि वो जब लोग बताते हैं तो समझ में आ जाती है, लेकिन जब आप करने बैठते हो तो क्वेश्चन एक भी नहीं कर पाते हो खुद से। इस चीज से बचने के लिए आपको चीजों को प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ना है कि किसी चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें क्या क्या आना चाहिए। जब वो चीजें आने लगेंगी, उसके बाद जब आप क्वेश्चन करोगे 100% क्वेश्चन अपने आप फिनिश हो जाएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में क्या जरूरत लगेगी हमको पढ़ने के लिए, ये बेसिक सी चीजें हैं। हम लोगों का ये टॉपिक है, हम लोग इसके बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर में पढ़ने के लिए एक मैं छोटी सी और बात बताऊंगा, जो कि पिछले दिनों जब सब पर्टिकुलर एंगल्स पढ़ा रहा था तो वहां पे एक क्वेश्चन मिला था, तो वहां पे मैंने उसकी शुरुआत भी की थी कि आपको ध्यान रखना है
कि क्या हमको जरूरत पड़ेगी, और ये हाइट एंड डिस्टेंस का ही एक क्वेश्चन है, उसके क्वेश्चन की सॉल्विंग है। वो क्वेश्चन तो हाइट एंड डिस्टेंस का नहीं लिखा, लेकिन ये क्वेश्चन की हमारी क्या है, शुरुआत है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को कोई भी सॉल्व करने के लिए 3 रेशियो जरूरत है, साइन, कास और tan की। तो आपको बार बार पता है रेशियो है तो इनकी एक फिक्स वैल्यू होती है। तो मैंने बताया कहीं भी क्वेश्चन आएगा आपको तुरंत लिख लेना है PBP अपान HHB। ये क्या हो जाएगा बच्चों, साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा काश, ये हो जाएगा tan। सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है tan की, P अपान B की, कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में tan का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा तो हम परपेंडिकुलर बटा बेस लेंगे, साइन का होगा तो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस लेंगे, कास का लेना होगा तो बेस अपान हाइपोटेनियस लेंगे। ये बात मेरे द्वारा बहुत पहले दिन से ही बताई जा रही है, जब से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किए हैं तब से ये चीज हमको आपको हमारे द्वारा बताई जा रही है। जैसे कि मैं छोटा सा सवाल लेता हूं कि आपको मेरे प्यारे बच्चों फॉर एग्जांपल जिसमें सारी चीजें कवर होंगी, अगर आपको ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, सपोज दैट ये हमारे पास ABC ट्राइंगल दिया हुआ है, मान लो उसने कह दिया कि भाई ये वैल्यू है हमारी 20 सेंटीमीटर है, उसके हिसाब से आपको BC और AB को फाइंड आउट करना है। ध्यान से सुन लीजिएगा। तो आपको यहाँ पे एक एंगल दिया है और एक साइड दिया हुआ है, तो आपको निकालना क्या है कि जैसे ध्यान से समझिए, अगर आप इसमें ये एंगल को लेकर साइन थीटा निकालें, साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बनेगा, तो साइन 30 भी एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता है, परपेंडिकुलर नहीं पता लेकिन हाइपोटेनस पता है, तो ये रेशियो लग सकता है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने कहा कि सर पहले ही मैं tan 30 लगा दूं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ना आपको AB सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ना तो आपको AB पता है ना तो आपको BC पता है, तब आपको ये रेशियो लेना आपके लिए कोई भी वैल्यू को निकाल नहीं पाएगा। तो आपको जब भी रेशियो लेना है ऐसे साइड्स के साथ लेना है कि एक पता हो तो एक ना पता हो, एंगल तो पता होगा तो एक पता होगा तो एक ना पता होगा। कई क्वेश्चन एक दो सवाल ऐसे ही मिलेंगे जिसमें साइड दे देगा, एंगल ही पूछेगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन बताओ, तो वहां पे हमको जो दो साइड दी होंगी उनका रेशियो ले लेंगे, चाहे वो सेक में आए, चाहे कोसेक में आए, चाहे साइन में आए, चाहे कास में आए, चाहे tan में आए, और उसके बाद हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट कर पाएंगे। ज्यादा समय ना लेते हुए अगर मैं BC निकालने की कोशिश करूंगी IAB, तो आप देखेंगे कि सर ये 30 के लिए जो ये BC है हमारी वो बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। अगर हमें बेस चाहिए तो बेस हाइपोटेनस का रेशियो लेंगे, तो आप कहोगे कि सर आपको cos 30 ले लीजिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हमारा BC है, हाइपोटेनियस 20 है, इसकी वैल्यू होता है √3/2 हो जाएगी, BC/20 हो जाएगा, 2 का ये 10 हो जाएगा, तो बताओ BC की वैल्यू कितना आ जाएगा, 10√3 सेंटीमीटर। आएगी कि नहीं आएगी? अगर आपका BC आ गया, अब आपको AB फाइंड आउट करना है, तो कैसे आप बताओ सॉल्व करोगे? तो आप कहोगे कि सर इसके लिए आप परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ले लीजिए P अपॉन या साइन 30, तो आपका बताओ कितना आ जाएगा, P हमारा AB चाहिए और हाइपोटेनस 20 है, इसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो AB/20, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 10, तो AB की वैल्यू बताओ कितना सेंटीमीटर आ गई, 10 सेंटीमीटर। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार जो हमारे सम पर्टिकुलर एंगल्स का यूज है हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर में, जिसका नाम तो ट्रिग्नोमेट्री है, किस प्रकार से हम लोग किसी भी चैप्टर को करने के लिए रेशियो की हेल्प से और उनकी वैल्यू को पुट करके और चीजों को बस सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, और किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को क्या कर पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं। यही पूरे हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर में कैलकुलेशन में हमारी हेल्प करेगा। यहाँ पे मैं एक बात और बताने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, कि जब कभी भी हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। ये सब फायदा उन्हीं बच्चों को मिल पाएगा जो पूरी वीडियो को कंप्लीट तरह से देखेंगे। जब कभी हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री होता है, बहुत सिंपल सी बात है, बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये 45 डिग्री होता है, उस समय हमेशा जो हमारा परपेंडिकुलर होता है और जो बेस होता है उसकी वैल्यू आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। आप कहोगे सर कैसे? तो कैसे बेटा, यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है वो tan का होता है, तो अगर आप tan ले लोगे, tan 45 डिग्री, तो बताओ कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर AB बटा बेस BC, और इसकी वैल्यू 1 होती है, AB/BC, तो हमारा क्या हो जाएगा, AB = BC हो जाएगा।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के द्वारा AB इक्वल टू BC हो जाएगा। तो जब भी हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री होगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, परपेंडिकुलर और बेस दोनों की ही वैल्यू आपस में क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, इक्वल होती है। आपको इस बात को बहुत ही इजी तरीके से ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि एक दो क्वेश्चन तीन ऐसे मिलेंगे कि सीधे एंगल 45 आएगा जहां परपेंडिकुलर और बेस को इक्वल कर देंगे। मैं फिर बता रहा हूं, 70 से 80% क्वेश्चन में tan का रेशियो लगेगा P बाई बी, P बाई बी, P बाई बी, P बाई बी। केवल 20% क्वेश्चन रहेंगे जहां पर ये आपको साइन कास लगाने की जरूरत पड़ेगी। इतनी चीज को बेस को मानते हुए जो इनका बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसको कह सकते हैं मेरा बेसिक लेक्चर है हाइट एंड डिस्टेंस का, इसके अलावा पूरी हाइट एंड डिस्टेंस में मैं किसी भी चीज की हेल्प नहीं लूंगा। सिर्फ इतनी ही हेल्प लेते हुए जो आर्यस अग्रवाल की हाइट एंड डिस्टेंस का जो टॉपिक है, जो उसका चैप्टर है, उसके जो भी 10 से 15 क्वेश्चन जिससे कि पेपर में पूछे गए हैं या पेपर में पूछे जा सकते हैं, जिनसे कि आपको सारा कुछ एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसको मैं खत्म कर दूंगा, यही आप लोगों से कहूंगा। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का मेरा बेसिक है और इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूं, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस की जो प्रैक्टिस के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से। बहुत बहुत थैंक यू।